Good afternoon, everyone. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and I welcome you all in this evening session. Friends, लास्ट लेक्चर जो हिस्ट्री का हमारा रहा था, उसमें हमने डिस्कस किया था मराठास के बारे में, राइट? तो मराठास का मैं फिर से एक बार थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर का कंटेंट है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप फ्लो में आ जाएंगे और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको जो है बताया था मराठास के बारे में। मराठास के बारे में मैंने आपको बताया था कि मराठास को हम चार हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट? चार हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और एक का नाम मैंने यहां पे दिया था ग्वालियर, ग्वालियर, और यहां दिया था मैंने बड़ौदा, और यहां पे मैंने लिखा था इंदौर, और ये लास्ट हमारा था नागपुर, राइट? अब यहां मैंने इनका बताया था कि इनको क्या क्या बोला जाता था। जो ग्वालियर के जो मराठास थे, जो ग्वालियर के जो मराठास थे, उनको हम बोलते थे सिंधियाज, सिंधियाज। और बड़ौदा वाले को हम बोलते थे गायकवाड़, गायकवाड़। और इनको इंदौर को बोला जाता था, इंदौर के मराठास को होलकर्स, होलकर्स। और नागपुर के जो मराठास थे, इनको हम बोलते थे भोंसले, राइट? तो यहां तक हमने बात की थी। अब देखिए, ड्यूरिंग द बहादुर शाह फर्स्ट पीरियड, जब मुगल्स में बहादुर शाह फर्स्ट का जो पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो इनके सरदार होते थे, मराठास के जो सरदार होते थे, वहां पे किंग नहीं बोला जाता था, सरदार बोला जाता था। तो इनके जो उस टाइम पे सरदार थे ड्यूरिंग मुगल एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट, उनका नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, ये उनका नाम था, राइट? तो इसके आगे हमने जो डिस्कशन किया था हमारा, इसके आगे जो हमने डिस्कशन किया था वो ये किया था कि इनकी जो सन थे, इनके जो बेटे थे, उनका नाम था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सॉरी, ओके। तो इनके बेटे का नाम था छत्रपति शिवाजी, राइट? अब शिवाजी के टाइम पे जो है, यहां पे एक तरह से औरंगजेब के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनी, औरंगजेब के साथ इनकी नहीं बनी बिल्कुल भी। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में ही औरंगजेब और शिवाजी के बहुत से क्लैशेस के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यहां पे जो है क्लैश होते रहते थे दोनों के बीच में, राइट? तो अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे इनके जो बच्चे थे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। शिवाजी, ये आपको समझना एक बार जरूरी होगा, लेकिन आप हल्का सा स्टोरी में आप जब पूरी स्टोरी को कवर कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है कि आपको इरिटेटिंग सा लगे कि मैं क्यों याद कर रहा हूं इन्हें। तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, शिवाजी भोसले के यहां पे दो बेटे थे। एक का जो नाम था, एक का नाम था राजाराम, और दूसरे का जो नाम था संभाजी, दूसरे का जो नाम था संभाजी। ये इनके दो बेटे थे। अब इन दोनों मतलब आफ्टर शिवाजी, जब शिवाजी की डेथ हो जाती है, शिवाजी चले जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सरदार बनते हैं यहां पे, वो बनते हैं संभाजी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हेड आफ्टर शिवाजी, हेड आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद जो सरदार बनते हैं वो कौन है? संभाजी, राइट?
तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, यहां तक की हमने बातें भी की थी। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, राजा राम के जो बेटे थे, इनका नाम था यहां पे शिवाजी टू या शिवाजी सेकेंड, शिवाजी सेकेंड, राइट। और संभाजी के जो बेटे थे, इनका नाम था सहाउजी, सहाउजी, राइट। तो अब हमारी जो स्टोरी है वो यहां से स्टार्ट होती है। देखिए, शिवाजी के दो बेटे हैं, राजाराम और संभाजी। और राजाराम के बेटे का नाम है शिवाजी टू और संभाजी के बेटे का नाम है साहूजी, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि जब शिवाजी के टाइम पे, जब शिवाजी के टाइम के बाद जब संभाजी जो है पावर में आते हैं, हेड बनते हैं, तो औरंगजेब का यहां पे रूल होता है। आप ये बात याद रखिएगा, औरंगजेब जो है मुगल किंग है यहां पे, और मराठास के जो हेड हैं वो संभाजी बन जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है, क्योंकि औरंगजेब का और शिवाजी का बहुत ज्यादा क्लैश रहा था, बहुत ज्यादा क्लैश यहां पे आपको देखने को मिला था। तो औरंगजेब क्या करते हैं, संभाजी को भी और उनके बेटे को भी, साहू जी को भी, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसको भी और इसको भी जेल में डाल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, राइट। तो यहां पे जेल में डाल दिया गया। अब जो है, अब जो है, ना तो सरदार ये रहे क्योंकि ये भी जेल जा चुके हैं, ना इनके बेटे बन सकते क्योंकि ये भी उनके साथ कहां है, जेल में पड़े हैं। तो अब जो इनके बाद जो नेक्स्ट जो सरदार बनते हैं वो है राजा राम। कौन है, राजा राम। तो मैं हेड की फर्स्ट में लिख देता हूं संभाजी, सेकंड और थर्ड। सेकंड एक तरह से बने नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ वो चले गए थे, जेल में ही डाल दिया गया था इनको, तो इसलिए जो नेक्स्ट जो हेड बनते हैं वो बनते हैं राजा राम। तो अब यहां से देखिए स्टोरी की शुरुआत होती है। अब औरंगजेब इनको जेल में डालने के बाद चले जाते हैं, राइट। अब चले जाते हैं। तो अब जो औरंगजेब के बाद जो रूल आता है वो किसका आता है, आपको पता है। इनके बेटे कौन थे, जी हां, बहादुर शाह फर्स्ट। ये जो है इनके बेटे हैं। तो इनका रूल यहां पे आ जाता है बहादुर शाह फर्स्ट का, राइट। तो यहां पे क्या होता है, अब याद करिए, जब बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि बहादुर शाह फर्स्ट जो है मराठा एम्पायर से भी और आपके राजपूत एम्पायर से भी और सिख से भी वो अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए जाते हैं। बार बार मतलब हर जगह वो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जो मेरे पिता की गलतियों की वजह से जो हमारे रिलेशन खराब हो चुके थे, अब वो ऐसे नहीं होंगे, और अब मैं आ गया हूं, मैं अब मुगल किंग हूं, और मैं इन सभी रिलेशंस को बेटर करूंगा। तो देखिए, यहां पे मैंने एक बात आपको बताई नहीं थी, वो मैं अब बताऊंगा कि जब बहादुर शाह फर्स्ट मराठास के पास जाते हैं, मराठास के पास जब जाते हैं और जब इनसे क्या मांग लिया जाता है, चौथ और सरदेश मुखी का जो राइट मांगा गया था, आपको याद होगा। ये तो सरदेश मुखी के लिए बहादुर शाह फर्स्ट मना कर देते हैं, लेकिन चौथ के लिए वो हाँ कर देते हैं। उन्हें डिग्निटी की प्रॉब्लम थी सरदेश मुखी देने में। अगर आपने मेरे पास लेक्चर 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले देख लीजिएगा, ताकि आप यहां स्टोरी से बने रहें, कनेक्ट हो पाए अच्छे से, राइट। तो यहां पे क्या होता है, देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट रिलेशन सुधारने के लिए अपनी तरफ से अपील भी करते हैं। और वो क्या करते हैं, यहां पे जेल के अंदर जब ये दोनों बाप बेटा होते हैं, तो संभाजी की यहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट के आने से पहले ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और बाकी एक बचे जेल में, वो कौन थे, साहूजी, संभाजी के बेटे। तो बहादुर शाह फर्स्ट, मैं BS फर्स्ट लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। तो बहादुर शाह फर्स्ट क्या करते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट रिलीज कर देते हैं, जेल से छोड़ देते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट रिलीज्ड साहूजी, साहूजी, साहूजी फ्रॉम jail, right, from jail, to make better relation, to make better relations with Marathas, with Marathas।
तो ये समझ गए आप, बहादुर शाह फर्स्ट जो है रिलेशन सुधारने के लिए यहां पे आते हैं और अपनी तरफ से बोलते हैं कि मैं जो है अब जो साहू जी हैं, जो संभाजी के बेटे हैं, मैं उन्हें जेल से क्या करता हूं, रिलीज कर देता हूं, और ये मेरी तरफ से पहल होगी, राइट। तो वो अब रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पे असली स्टोरी जो है हमारी शुरू होती है, और इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड से ही लेता हूं। देखिएगा क्या होता है। अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि जो हमारे सहाऊ जी हैं, सहाऊ जी हैं, वो अब आउट ऑफ जेल हैं, अब जेल से क्या है, बाहर आ चुके हैं, राइट। और यहां पे जो ये शिवाजी सेकंड है, जो मैंने लास्ट आपको बताया है, राजा राम के बेटे, अब राजा राम क्योंकि हेड थे, तो इनके बाद हेड कौन बनेगा, अब शिवाजी सेकंड, राइट। तो अब जो है परिस्थितियां कैसी बनती है, कंडीशन कैसी बन जाती है कि यहां पे शिवाजी सेकंड जो है वो रेडी हैं किंग बनने के लिए, रेडी टू बिकम नेक्स्ट सरदार, रेडी टू बिकम नेक्स्ट सरदार ऑफ मराठाज। अब वो बनने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे जो है असली क्लैश यहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पहले शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी थे, उनके बाद उनके जो बेटे थे संभाजी बने, और संभाजी के बाद एक्चुअल में हक किसका था, साहू जी का था। लेकिन क्योंकि ये जेल में थे, तो इसलिए किसको सरदार बना दिया जाता है, राजा राम को। अब राजा राम के बाद सरदार कौन बनता है, शिवाजी। लेकिन साहू जी भी तो जेल से बाहर आ चुका है ना यहां से। तो यहां पे दोनों के बीच में जो है क्लैश आप देखने को मिलेगा यहां पे, कि भाई नहीं, सरदार अब मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और इसी चीज को लेके यहां पे जो है शिवाजी सेकंड वर्सेस साहू जी, ये यहां पे इनका वॉर होता है, क्लैश होता है, या फाइट कह सकते हैं आप, लड़ाई कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें, ये इनकी होती है। और इसी को हम हिस्ट्री के अंदर जानते हैं बैटल ऑफ खेद, बैटल ऑफ खेद। ये आपको कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस किस के बीच में हुआ था। तो एक्चुअली ये मराठास के दो, जो शिवाजी सेकंड थे और साहू जी थे, उनके बीच में हुआ था, और नेक्स्ट सरदार बनने के लिए ये बैटल हुआ था, राइट। यहाँ पे जब आप इसको अगर गूगल करके भी देखेंगे तो निजाम का भी जिक्र आएगा, लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्टोरी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखिए, अब जब बैटल ऑफ खेद होता है, जब ये बैटल ऑफ खेद होता है, बैटल ऑफ खेद अब ये हो जाता है, और इसमें जो है बैटल ऑफ खेद में जो साहू जी थे, जो जेल से निकल के आए थे, ये जो है जीत जाते हैं, वॉन द बैटल, ये जीत जाते हैं युद्ध को। और ये एक्चुअली में, अब मैं इसके पीछे की स्टोरी आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि ये कैसे जीतते हैं। तो यहां पे जो पेशवाशिप थी, आपको पता होगा, पेशवा आपने बाजीराव फर्स्ट सुना होगा, या बाजीराव मस्तानी अगर आपने मूवी भी देखी है तो उसके अंदर पेशवा का जो जिक्र आया था, वो स्टोरी यहां पे लिंक है, और बिल्कुल अच्छे से उसको हम देखेंगे। देखिएगा, साहू जी को युद्ध जीतने में मदद की जाती है एक आदमी के द्वारा, और ये आदमी जो है, इसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, बालाजी विश्वनाथ। ये जो है हेल्प करते हैं किसकी, साहू जी की, राइट। इनके द्वारा हेल्प की जाती है साहू जी की, और साहू जी जो है बैटल को जीत जाते हैं यहां पे। अब देखिएगा, ये जो बालाजी विश्वनाथ है, इनके बारे में मैं बताता हूं आपको, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी है, बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी है ये, राइट। और
इसके अपने एक ड्रीम है, एक अपना इसका एक सपना है जिसको ये जीना चाहता है। अब ये क्या है? ये आदमी जो है, ये आदमी पेशवा बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? पेशवा। मराठा एम्पायर का ये पेशवा बनना चाहता है, राइट। आप बोलोगे कि सर ये पेशवा होता क्या है, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि गवर्नर हमने पढ़ा, अवध के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर, जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं, आप पास्ट लेक्चर्स देख लीजिएगा मेरे, जो पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप क्लियर रहेंगे स्टोरी से। तो गवर्नर, या आप बोले नवाब, ठीक है, या आप बोले सूबेदार, ठीक है। और ऐसे ही हमारे मराठास के अंदर बोला गया इनको क्या? सरदार। सरदार, राइट। तो आपने इनके अंदर देखा होगा कि जो मराठास के अंदर क्या बोलते थे? किंग या एम्परर आप बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही इनके नीचे जो होता था, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वजीर। इनके नीचे कौन होता था? वजीर होता था, वजीर, राइट। तो पेशवा भी एक वजीर के तौर पे ही था, पेशवा भी एक वजीर के तौर पे ही काम करता था। और इसको एक तरह से आज की अगर करंट पोजीशन के साथ अगर आप देखेंगे, तो जैसे हमारे यहां पे सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। और उनके नीचे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम। तो ये जो पेशवा की जो पोस्ट थी मराठा एम्पायर में, तो ये कोरिलेट करती है किसके साथ? पीएम के साथ। ये पीएम की पोस्ट थी जिसको बोला जाता था पेशवा। तो यहां पे बालाजी विश्वनाथ जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है और स्किल्ड है। तो ये जो है कुछ मराठास को इकट्ठा करके साहू जी की सपोर्ट में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और जो है बैटल ऑफ खेत जो होता है उसको ये क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं और शिवाजी सेकंड को हरा दिया जाता है, राइट। तो यहां से आप समझ गए कि जो नेक्स्ट अब जो किंग आ जाते हैं वो कौन आ जाते हैं? साहू जी बैटल जीत के आपके, राइट। अब इस बालाजी विश्वनाथ के बारे में दूसरी बात यहां पे क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं अगर कमेंट चाहें तो, आई एम टेकिंग कमेंट, राइट जी। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या है। अब ये जो आदमी है बालाजी विश्वनाथ जो है, इसने सैयद ब्रदर्स की हेल्प भी की थी, सैयद ब्रदर्स की हेल्प भी की थी। आप जानते हैं ना सैयद ब्रदर्स के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने फारूक सियार को गद्दी पे बैठाया था और फिर बाद में फारूक सियार को मार भी दिया था। तो सैयद ब्रदर्स की भी ये बालाजी विश्वनाथ जो है हेल्प करते हैं पास्ट में, टू किल द फारूक सियार, फारूक सियार को मारने में, फारूक सियार को मारने में ये सैयद ब्रदर्स की भी हेल्प करते हैं। और यहां पे जो है साहू जी की भी बैटल जीतने में हेल्प करते हैं। और इनका एक अकेला बिग ड्रीम क्या है? ही वांटेड टू बी अ पेशवा ऑफ द मराठाज एम्पायर, राइट। ये उसका पेशवा बनना चाहता था। तो अब यहां पे हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई, राइट। तो अब देखिएगा, अब बालाजी विश्वनाथ जो है, जैसे ही साहू जी सरदार बनते हैं, जैसे ही साहू जी जो है सरदार बनते हैं मराठा एम्पायर के, तो उनके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ भी, बालाजी विश्वनाथ भी यहां पे क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं, पेशवा। और यहीं से पेशवाशिप आप बोल सकते हैं, यहीं से पेशवाशिप या पेशवा की जो पोस्ट है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। आप बोल सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा एम्पायर के पहले क्या रहे थे? पेशवा रहे थे। कहीं पे भी आपको बोला जाए तो फर्स्ट पेशवा आपसे अगर पूछा जाए कौन थे, फर्स्ट पेशवा अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो वो थे आपके बालाजी विश्वनाथ, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पेशवाशिप यहां से स्टार्ट हो जाती है और बालाजी जो है फर्स्ट पेशवा बनते हैं 1713 से 1720 तक। ये 3 साल के लिए यहां पे जो है
पेशवा बनते हैं और ये पोस्ट यहां पे स्टार्ट होती है। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बिल्कुल मैं इसको बहुत आसान शब्दों में इस पूरी हिस्ट्री को आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे देखिए, पेशवा बनने के बाद ये 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और यहां पे जो नेक्स्ट पेशवा आते हैं, जो सेकंड पेशवा बनते हैं, सेकंड पेशवा जो बनते हैं, वो इन्हीं के बेटे, जी हां, जिन्हें आप बाजीराव फर्स्ट बोलते हो, इन्हीं के बेटे हैं वो, जिन्हें बोला जाता है बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट। और ये इनका जो कार्यकाल रहता है 1720 से 1740, 1720 से 1740 तक बाजीराव फर्स्ट जो है यहां पे सेकंड पेशवा बनते हैं मराठा एम्पायर के, राइट। तो यहां पे देखिएगा फ्रेंड, मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा इनका फैमिली ट्री डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से भी स्टोरी जो है फर्स्ट जो है यहां पे है विश्वासराव, विश्वास राव। सेकंड जो है यहां पे माधवराव, माधव राव। सवाई माधव राव, राइट। ये इनका भी छोटा सा फैमिली ट्री है पेशवाशिप का। अब देखिए किंग तो कौन है, आप समझ गए ना किंग कौन है। किंग है साहू जी या सरदार आप कह सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है पेशवा चलते आ रहे हैं। तो विश्वास राव का मैं यहां पे टर्म डिस्कस नहीं करूंगा। आज जैसे ही आप लेक्चर में प्रोसीड करेंगे आप खुद पे खुद क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूं यहां पे। और माधव राव जो हैं, ये अपने पिता बालाजी बाजीराव, जिनका कार्यकाल 1761 में खत्म हुआ है, वहीं से स्टार्ट होता है 1761 से 1772 तक, ये इनका कार्यकाल था। और नारायण राव जो यहां पे हैं, ये 1772 से 73 तक ये आते हैं। और फिर जो है रघुनाथ राव आ जाते हैं बीच में, इनके जो अंकल हैं रघुनाथ राव आ जाते हैं। और उसके बाद जो है सवाई माधवराव आते हैं 1774 से 1796 तक। इसको आप समझिएगा, बस एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आप चाहें। ये आपको जरूरी है समझना। तो अब आइए देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं कहां से, बाजीराव फर्स्ट से, कैसे कैसे होता है, राइट। तो देखिएगा,
बाजीराव फर्स्ट, जिनका कार्यकाल मैंने आपको बताया है 1720 से 1740 तक, राइट। ये आप समझ चुके हैं यहां तक। तो देखिएगा, बाजीराव फर्स्ट जो है, आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें आपको समझने को मिला भी होगा। तो बाजीराव फर्स्ट जो है यहां पे, मैं इनके बारे में बताता हूं कि ये बहुत ही अच्छे कमांडर हैं, बहुत ही अच्छे, एक कुशल कमांडर हैं, आप बोल सकते हैं कुशल सेनापति के तौर पे आप बोल सकते हैं। वारफेयर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, राइट। और इनकी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इनको, सॉरी, गुरिल्ला टेक्टिक्स, ये इनको आती है। गुरिल्ला टेक्टिक्स ये इनको बहुत अच्छे से आती है, उसमें बहुत ज्यादा ये कुशल है बाजीराव फर्स्ट। ये गुरिल्ला टेक्टिक होती क्या है, तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं। आपने जमीन मूवी अगर देखी हो अजय देवगन की, उसमें भी आपको दिखाया गया है गुरिल्ला टेक्निक्स के बारे में। और जो ये रेड कॉरिडोर है, मॉइस्ट एक्टिविटीज जहां पे इंडिया के अंदर होती हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया जहां पे आपको देखने को मिलता है, या झारखंड के एरिया में भी कुछ जो रेड कॉरिडोर्स है, यहां पे क्या है कि गुरिल्ला टेक्निक यूज की जाती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप दुश्मन को बिना देखे ही आप वॉर करते रहते हैं, बिना उसके सामने आए ही आप उसको नष्ट करते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं, आपके दुश्मन को पता ही नहीं होता है कि यहां पे मेरे दुश्मन है भी कि नहीं है, और आप उन पे क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं गुरिल्ला टेक्निक्स या टैक्टिक्स, राइट। तो इसमें ये बहुत ज्यादा कुशल थे, जिसके कारण कि ये एक अच्छे योद्धा बन पाए, राइट। उसके बाद जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, जो निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, जिनका नाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और आपके एप्लीकेशन अकाउंट पर भी अवेलेबल है। तो इन्होंने जो निजाम उल मुल्क थे, निजाम उल मुल्क थे, हैदराबाद के निजाम थे ये, निजाम उल मुल्क। तो इनके ऊपर भी क्या किया था, अटैक किया था, इनके ऊपर भी अटैक कर दिया था। और अटैक करके ये उनसे क्या ले लेते हैं, एक तो चौथराइट ले लेते हैं, एंड एक सरदेशमुखी, एक सरदेशमुखी, ये दोनों राइट जो है हैदराबाद के अंदर ये ले लेते हैं। और महाराष्ट्र में एक एरिया है जिसको बोला जाता है बसीन, बसीन एंड सालसेट। ये दो एरिया हैं, बसीन और सालसेट। ये जो एरिया है बाजीराव फर्स्ट ने, पहले ऐसे थे जिन्होंने पोर्चुगीज से वापस छीन लिए थे। पोर्चुगीज जब इन एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था, और बाजीराव फर्स्ट ने यहां पे पोर्चुगीज से ये एरिया, इस एरिया को वापस छीन लिया था, राइट। तो आपको समझ में आया होगा इनके बारे में कि ये कैसे थे। तो नेक्स्ट यहां पे इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे जो कि मैंने बताया, बालाजी बाजीराव, जिनका जो कार्यकाल है वो आ जाते हैं, इनके बेटे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो आ जाते हैं, और 1761 से, सॉरी 1740 से 1740 से 1761 तक, राइट। तो ये यहां पे आ जाते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब ये जो है, ये एक तरह से मैं इनको बोल सकता हूं थर्ड पेशवा, थर्ड पेशवा मैं इन्हें बोल सकता हूं, एग्री। थर्ड पेशवा ये बनते हैं मराठास के, राइट। तो यहां पे आपको समझना होगा कि ये जो बाजीराव
का जो वंशज चलता आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे पेशवाशिप है। और सरदार यहाँ पे कौन है? सरदार यहाँ पे कौन है ये आपको पता है? वो किंग या सरदार बोले आप मराठा, वो साहूजी भोसले ही हैं, राइट। तो इनके बाद देखिए, इनके बारे में मैं बता देता हूं कि यहां पे क्या हो जाता है। इनके टाइम पे जो किंग है साहूजी भोसले या सरदार जो है, ये इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है यहां पे। और डेथ होने के कारण यहां पे क्या हुआ, अब इनके जो बेटे हैं साहूजी भोसले, इनके जो बेटे हैं वही गद्दी पे आएंगे। ये बात आप समझते ही हैं कि वही गद्दी पे आएंगे। यहां पे मैंने आपको बताया था, देखिएगा। ओके, ये यहां पे मैंने लिखा नहीं है। ओके, तो इसके साहूजी भोसले के बाद जो है, इनके बेटे, इनके सन यहां पे आते हैं। लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं कि इनके सन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या है? यंग हैं। बहुत ही ज्यादा क्या है? यंग हैं। बहुत छोटी उम्र के हैं वो अभी। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जो बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव जो हैं, ये जो सारी जो पावर है किसकी? सरदार की। मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ सरदार। तो यहां पे क्या होता है कि उनके यंग होने की वजह से, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से, इसलिए जो है बालाजी बाजीराव यहां पे क्या कर लेते हैं? टेक ओवर करते हैं मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द सरदार। सरदार के पास जो शक्तियां होती थी, पेशवा की अलग शक्तियां होती थी, सरदार की अलग शक्तियां होती थी। लेकिन क्योंकि वो इनके बेटे जो हैं यहां पे बहुत ज्यादा यंग हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो सरदार की पावर का भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए बालाजी बाजीराव जो हैं, ही रिएक्टेड और एक्टेड, आप कुछ भी बोलें, एक्टेड लाइक अ सरदार ऑफ मराठा। मराठा के सरदार की तरह इन्होंने काम किया, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बात और देखने को मिलेगी, यहां पे आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि जो पेशवा था, कोई भी जो पेशवा है, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी पेशवा की। अब तक पेशवा ठीक ठाक पावर्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत लिमिटेड पावर उनके पास होती थी। लेकिन बालाजी बाजीराव फर्स्ट 1740 से लेके 61 तक जब रहे, तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पेशवा की जो पावर है वो बहुत हद तक बढ़ गई थी, राइट। तो यहां तक की स्टोरी आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए। अब देखिए, अब नया ट्विस्ट आता है हमारी स्टोरी में। तो यहां पे क्या होता है, देखिए मैं मैप बना देता हूं। राइट, ये हमारा सदर्न इंडिया है, राइट। तो यहां पे अब मैं बोल सकता हूं कि दिल्ली पे, यहां जो दिल्ली है, यहां मुगल्स बैठे हैं। दिल्ली, यहां मुगल्स बैठे हुए हैं। मुगल्स, राइट, आपको विजिबल नहीं है थोड़ा सा। मुगल्स बैठे हैं। और मुगल का जो किंग अब यहां पे आ जाता है, वो वो आता है अहमद शाह। अहमद शाह, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने इनकी आपको क्रोनोलॉजी बताई थी कि किसके बाद कौन आता है। तो यहां पे अब गद्दी कौन संभाले हुए हैं? अहमद शाह। और अहमद शाह का ही एक मिलिट्री कमांडर, जिसे आप बोलते हो मुगल्स के टाइम पे मीर बख्शी, मीर बख्शी जिसको बोला जाता है, ये आदमी होता है कौन? इनका नाम जो है वो है इमाद उल मुल्क। इमाद
उल मुल्क, ये यहां पे मीर बख्शी होता है, राइट? ओके, प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी। ओके, तो यहां पे इमाद उल मुल्क जो है यहां पे मीर बख्शी होते हैं, और ये बिल्कुल भी लोयल नहीं है, बिल्कुल भी लोयल नहीं है, क्योंकि ये खुद पे खुद नोटिस कर रहे हैं कि जो मुगल्स हैं उनकी टेरिटरी दिन पर दिन क्या होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है। अब फिनिश होती जा रही है, इन्हें पता है कि मराठास का अब बहुत ज्यादा एम्पायर लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो इसमें यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे कौन बैठे हुए हैं, इस पूरे एरिया में कौन बैठे हुए हैं, मराठास। यहां पे कौन है, मराठास है, राइट? यहां पे मराठास बैठे हुए हैं। अब मराठास जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, वो कैप्चर करते जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है कि दिल्ली में जब अहमद शाह मुगल रूल कर रहा था, तो वेस्टर्न, यहां पे आप समझ जाएंगे ये, तो वेस्ट के एरिया से, ये हमारा नॉर्थ एरिया हो गया ऊपर और ये वेस्ट एरिया हो गया, तो वेस्ट के एरिया से एक आदमी जो है यहां पे अटैक करता है, जिसका नाम है यहां पे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, राइट? तो ये आदमी जो है यहां पे वेस्ट के एरिया से बार बार जो है दिल्ली पे अटैक करता है और लूट के वापस चला जाता है, और बहुत सारे अटैक इन्होंने किए। तो अहमद शाह अब्दाली अब ये कौन था, तो देखिएगा, कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर जो अफगानिस्तान का एरिया है, जो अफगानिस्तान का एरिया है, उससे उसी एरिया में एक एम्पायर था, एक डायनेस्टी थी, जिसको आप बोलोगे दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर, दुरानी एम्पायर का किंग था ये अहमद शाह अब्दाली। और मैं इससे रूबरू करा देता हूं आपको। दूसरी इसकी पहचान हमारे लिए ये थी कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है, जब दिल्ली में मुगल एम्परर के तौर पे काम कर रहे थे, अहमद शाह के फादर जो मोहम्मद शाह रंगीला जब यहां पे रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो नादिर शाह अटैक कर रहे थे, बैटल ऑफ करनाल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो नादिर शाह जो अटैक कर रहे थे, जिन्होंने करंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरे एरिया को कैप्चर किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, तो उस नादिर शाह के ये क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे। उस नादिर शाह के ये मिलिट्री कमांडर थे, ये बात याद रखिएगा आप। अब आप अहमद शाह अब्दाली से रूबरू हो गए हैं, दुरानी एम्पायर के ये किंग बने, और नादिर शाह के टाइम पे ये मिलिट्री कमांडर होते थे। और कहां से ये आते हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो वेस्ट का एरिया है, जिसे पहले बोला जाता था पर्शिया, पर्शिया जिसको बोला जाता, जो आज के टाइम पे करंट क्या है, ईरान। क्या है आज के टाइम पे, ईरान। उस एरिया से ये आते हैं, उस पर्शिया के देश में, वहां पे दुरानी एम्पायर होता है, वहां के ये किंग होते हैं, और नादिर शाह के ये मिलिट्री कमांडर होते हैं। तो ये आदमी अब क्या करता है, ये बार बार जो है दिल्ली पे क्या करता है, अटैक करता है, बार बार जो है ये दिल्ली पे क्या करता है, वेस्ट के एरिया से अटैक करता है। तो अब यहां पे यहां पे जो मीर बख्शी है, जो कि इमाद उल मुल्क इनका जो नाम है, ये लॉयल तो था ही नहीं। अब ये एक मैसेज पास करते हैं, किसको, मराठास को एक मैसेज डालते हैं ये, किसको, मराठास को, और ये बोलते हैं कि आप जो है मुगल किंग को क्या करिए, प्रेशराइज करिए, मुगल किंग को प्रेशराइज करिए। क्यों करिए, कि वो मुझे जो है मीर बख्शी से, मुझे जो है मीर बख्शी से
क्या बना दे? वजीर बना दे मुगल एम्पायर का, वजीर बना दे मुगल एम्पायर का। तो मराठास यहां पे बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या बेनिफिट है इसमें? तो यहां पे बोला जाता है कि ये बोलता है कि देखिए, अब जो मुगल एम्पायर है वो सिमट के रह गया, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सिमट के रह गया है। तो आगे जो है ये मराठास ही कैप्चर करेंगे मुगल्स को, आपको ही करना है। और अगर जो दिल्ली का जो धन है या जो प्रॉपर्टी है या जितना भी लूटपाट वहां पे अहमद शाह अब्दाली कर रहा है, तो इससे ऑटोमेटिकली जो है मराठास का ही क्या है, नुकसान है, मराठास का ही नुकसान है ना, क्योंकि ये आपका ही नुकसान हुआ। तो इसमें क्या है, मराठास यहां पे बैठ के सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये, हाउ ही अटैक्ड सो मेनी टाइम्स, इसने इतनी बार यहां पे अटैक किया कैसे दिल्ली पर। अहमद शाह अब्दाली के बारे में ये सोचते हैं कि इतना कैसे अटैक किया, कोई ना कोई तो हमारा यहां पे भारतीय या आप बोल सकते हो इंडियन, कोई ना कोई तो इनके साथ, कोई ना कोई इनसाइडर तो यहां पे होगा ही होगा। तो इनसाइडर अब कौन है जो यहां पे जासूसी कर रहा है, यहां की इंफॉर्मेशन जो है अहमद शाह अब्दाली के पास यहां पे पहुंचा रहा है, ये सारी बातें यहां पे होती हैं। और इसके बारे में यहां पे इनसाइडर के बारे में, इस इनसाइडर के बारे में यहां पे पता लगाने की कोशिश की जाती है, और उस इनसाइडर के बारे में पता कर लिया जाता है। और उस इनसाइडर का यहां पे जो नाम है वो नाम निकल के आता है नजीब उद्दौला, नजीब उद दौला। ये नजीब उद्दौला जो है यहां पे इनसाइडर एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो बार बार क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं अहमद शाह अब्दाली को, राइट। तो अब ये कौन थे, नजीब उद्दौला कौन थे? तो ये मैं इनके बारे में बता देता हूं कि ये थे आपके नवाब, नवाब ऑफ रोहिलखंड, नवाब ऑफ रोहिलखंड, रोहिलखंड के ये क्या थे, नवाब थे, राइट। तो ये इनसाइडर के तौर पे यहां पे काम करते हैं, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है मुगल एम्पायर के बारे में कि आप कब अटैक कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मुगल्स क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बार बार उनको कर देते हैं। तो यहां पे फिर मराठास जो हैं इस नजीब उद्दौला को मारने की सोचते हैं, इसको मारने की सोचते हैं यहां पे। और मारने की जब ये सोचते हैं तो मार तो नहीं पाते, लेकिन इसे रोहिलखंड के नवाब की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब इसको रोहिलखंड का नवाब की पोस्ट से हटा दिया गया यहां पे। और अब ये जो नजीब है, नजीब उद्दौला है, ये विजिट करता है किसको, अब्दाली के पास जाता है, अहमद शाह अब्दाली के पास जाता है। और अब्दाली के पास जाके ये पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मेरा सबको पता लग गया है और कैसे मुझे नवाब की पोस्ट से निकाल दिया गया है, और इनफैक्ट मुझे मरवाया भी जा सकता है यहां पे, तो आप प्लीज कुछ करें। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ी लड़ाई जो कि हिस्ट्री में लड़ी गई, जिसको बार बार आप पढ़ते भी हैं और आपको पता भी है, और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे भी। तो अब यहां पे लड़ाई जो होती है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं ले लेता हूं इसको। यहां पे एक तरफ हो जाते हैं नजीब उद्दौला, प्लस दूसरे यहां पे होते हैं अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और तीसरे यहां पे होते हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। जी हाँ, ये सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इनके बारे में, राइट। कैसे इन्होंने क्या कर लिया था, अपने अवध को अलग कर लिया था, किससे, मुगल से। तो ये एक साइड हो जाती है, ये एक टीम है, और वर्सेस यहां पे दूसरी तरफ है कौन, मराठास, दूसरी तरफ कौन है, मराठास। और इनके बीच में ही क्या होता है, लड़ाई होती है। और जिस लड़ाई को आप बोलते हो
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जी हाँ, समझ गए। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन कंडीशंस की वजह से हुआ था। अब आप समझ गए किस किसके बीच में था ये, मराठाज और अब्दाली। लेकिन उनका साथ किसने दिया, नजीबुद्दौला और यहाँ पे सजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब होते थे। तो ये रोहिलखंड के नवाब और ये अवध के नवाब, और इनके साथ कौन आए, अब्दाली, और इनके बीच में जो है लड़ाई हुई। और लड़ाई को हमने बोला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो इसको आप यहां तक समझ गए होंगे। अब अब यहां से स्टोरी आगे जब बढ़ती है तो यहां पे भी एक बहुत ट्विस्ट आता है, और जिसके कारण की बहुत से आगे फ्यूचर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे हमारी स्टोरी में इसमें। तो देखिए मराठास, अब यहां पे बताइए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सबसे पहली बात तो ये है कि ये कब हुआ, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये जो हुआ था 14 जनवरी 1961, 14 जनवरी 1961 को ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है, जो आपकी अब्दाली की जो टीम थी वो जीत जाती है, ये टीम जो है यहां पे जीत जाती है, और ये जो है हार जाते हैं, राइट। ये जो है हार जाते हैं। प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाइएगा एक बार, प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाइएगा। जस्ट टाइप पी, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्रेजेंट लगाइए, एंड आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। ओके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था इसमें। तो यहां पे मराठास के साथ कौन कौन लड़ रहा था। तो मराठास में जैसे कि आपको पता है जो लड़ाई हो रही थी, एक तो यहां पे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, और इनका साथ जो दे रहे थे, इनका साथ जो दे रहे थे, एक थे सदाशिव राव, सदाशिव राव। ये इनके कजन थे, ये इनके कजन थे, बालाजी बाजीराव के कजन जो थे सदाशिव राव, और एक जो थे विश्वास राव, विश्वास राव। तो ये दोनों जो हैं इसका साथ दे रहे थे बालाजी बाजीराव का, लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं। और इसमें दोनों को ही, सदाशिव राव को और विश्वास राव को, दोनों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इनकी डेथ यहां पे हो जाती है, राइट। और जब ये इनके कजन भी मर गए और इनके बेटे भी मर गए, इनके बेटे भी जब मर गए, तो इसी सदमे में यहां पे बालाजी बाजीराव की भी सदमे में क्या हो जाती है, यहां पे डेथ हो जाती है। इनकी भी यहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखिए, अब सेकंड इसके बाद जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। अब जो है मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, ये देखिए बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे विश्वास राव, इस युद्ध में जो है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 61 में ही मैंने ये आपको बताया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, यहां यहीं पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और विश्वास राव यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए मैंने इनका जो है यहाँ पे टाइमलाइन नहीं लिखी थी, क्योंकि कभी भी ये जो पेशवा है नहीं बन पाए थे, राइट, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो अब जो नेक्स्ट जो पेशवा आते हैं वो आते हैं आपके माधव राव। ये देखिए मैंने टाइमलाइन यहां पे पहले ही आपको प्रोवाइड कर दी थी,
1761 से 72 तक, राइट। तो अब ये नेक्स्ट पेशवा बनते हैं, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अकाउंट इनके बारे में नहीं मिलता है। कोई भी ऐसा मेन आपको याद रखने योग्य कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको अलग से याद रखनी पड़े या आप कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये यहां तक होता है। इसके बाद देखिएगा यहां पे नारायण राव चलते हैं। नारायण राव 70-72 में एक साल ही ये रहते हैं, उसके बाद ये भी चले जाते हैं, क्योंकि यहां पे जो बाजीराव फर्स्ट के जो सेकंड बेटे थे या बालाजी बाजीराव के जो भाई थे रघुनाथ राव, वो यहां पे टेक ओवर कर लेते हैं एज अ पेशवा। यहां पे किसी के मन में आग लगी हुई थी कि मुझे भी पेशवा बनना है, लेकिन इनके भाई को तो बना दिया गया था, आगे उनकी संतानों को बना दिया गया था, तो इसे जो है इग्नोर कर दिया गया और इनके मन में बहुत ज्यादा आग यहां पे लगी हुई है, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं वेट में है कि मैं कब पेशवा जो है बनूं यहां पे। तो अब रघुनाथ राव जो है यहां पे कुछ अलग करते हैं, और मैं हेडिंग डाल देता हूं रघुनाथ राव रघुनाथ राव, ये बालाजी बाजीराव के भाई थे, ठीक है। तो अब जब ये और सन थे ये किसके, बाजीराव फर्स्ट के, ठीक है। तो अब ये टेक ओवर करते हैं, और इनके टाइम पे क्या होता है, इनके टाइम पे क्या होता है कि बालाजी बाजीराव के टाइम पे एक मिनिस्टर होते थे यहां पे, जिनका नाम था नाना फडणवीस, फडणवीस, नाना फडणवीस, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है यहां पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर है ये। और इसके बाद देखिएगा ये क्या करते हैं, ये नाना फडणवीस रघुनाथ राव से निकल जाने को बोलते हैं, क्योंकि रघुनाथ राव जो है धक्के से पेशवा बने हैं, और बालाजी बाजीराव के ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर नाना फडणवीस थे, ये बहुत ही लॉयल थे। तो ये यहां पे रघुनाथ राव को बोलते हैं कि आप यहां से क्या करिए, निकल जाइए, क्योंकि यहां पे आपका कोई काम नहीं है, और जो नेक्स्ट जो बनेगा वो किसकी औलाद बनेगी, नेक्स्ट पेशवा जो बनेगा वो बालाजी बाजीराव की संतान ही बनेगी, राइट। तो ये रघुनाथ राव को निकल जाने को बोलते हैं। अब रघुनाथ राव को यहां पे बहुत ज्यादा शक है, बहुत ज्यादा शक है कि कोई उन्हें मार ना दे, धोखे से उन्हें कोई मार ना दे, क्योंकि पूरे जो मिनिस्टर थे, और जिनमें से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ये मैंने आपको बता ही दिए नाना फडणवीस, क्योंकि ये इन्हें सस्पेक्ट था कि ये पक्का किसी ना कोई चाल चल के किसी ना किसी साथ मिलके मुझे क्या करेंगे, मारने का काम ये करेंगे। इसीलिए रघुनाथ राव जो हैं, इसीलिए रघुनाथ राव जो है यहां पे काम करते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये जाते हैं किसके पास, बॉम्बे काउंसिल के पास, बॉम्बे परिषद के पास, अब हिंदी में बोल सकते हैं बॉम्बे काउंसिल के पास जाते हैं, बॉम्बे परिषद के पास जाते हैं। अब ये बॉम्बे काउंसिल क्या है, ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का एक उसी की एक काउंसिल है यहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही एक काउंसिल है जिसे बोला जाता है बॉम्बे काउंसिल। ब्रिटिशर्स की है एक्चुअली में, ये किसकी है, टोटली ब्रिटिशर्स की है। इसके पास ये जाते हैं और यहां पे जाके एक डील करते हैं, यहां पे जाके एक डील करते हैं, और डील में क्या होता है कि ये बोलते हैं रघुनाथ राव कि आप मुझे जो है 2500 सैनिक दे दीजिए, सोल्जर्स दे दीजिए, 2500 यहां पे मुझे क्या करिए, सैनिक दे दीजिए, और इसके बदले में आप मुझे अगर ये देते हैं तो इसके बदले में मैं आपको यहां पे क्या करूंगा, थाने महाराष्ट्र के अंदर जो है, थाने एंड बसीन, थाने एंड बसीन की जो एरिया है
वो आपको बदले में मैं दे दूंगा। ठाणे और बसीन जो है मैं बदले में आपको यहां पे दे दूंगा, राइट। तो ये यहां पे डील होती है। तो बॉम्बे काउंसिल के जो मेंबर्स थे, या जो अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, जो भी आप इन्हें बोलना चाहें, वो समझते हैं कि बहुत अच्छी डील है ये, हमें फ्री में जो है थाने की और बसीन का एरिया जो है मुफ्त में मिल रहा है, और 2500 सैनिक हम इन्हें दे देते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, बॉम्बे काउंसिल जैसे ही एग्री करती है, तो यहां पे जो नाना फडणवीस है, जो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था, इनको इस डील का जो है बहुत अच्छे से यहां पे पता चल जाता है, और ये यहां पे दूसरी चाल जो है चलेंगे। और दूसरी चाल क्या चलेंगे, ये जाएंगे यहां पे किसके पास, कलकत्ता के ब्रिटिशर्स के पास। कलकत्ता के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, कलकत्ता के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, ये उनके पास पहुंचते हैं नाना फडणवीस। देखिए रघुनाथ राव तो कहां गए हैं, बॉम्बे काउंसिल के पास गए हैं, और यहां पे नाना फडणवीस कहां पे गए हैं, कलकत्ता ब्रिटिशर्स के पास गए हैं। वहां पे भी एक काउंसिल के तौर पे वहां पे भी कुछ अंग्रेज थे। और यहां जाके नाना फडणवीस बोलते हैं कि आपकी जो बॉम्बे काउंसिल है, जो हमारे रघुनाथ राव जो अभी पेशवा है, उनको जो 2500 सैनिक देने का इन्होंने जो वादा किया है, आप इसे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। इस डील को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और इसके बदले में मैं आपको क्या करूंगा, एकाधिकार, जिसे आप मोनोपोली बोलते हो हिंदी में, ट्रेड की मोनोपोली दे दूंगा। ट्रेड के अंदर मोनोपोली दे दूंगा। हमारे मराठा एम्पायर के अंदर कोई भी जो दूसरा है वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और किसी भी दूसरे देश को हम यहां पे नहीं आने देंगे, सिर्फ आप जो है यहां पे क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ब्रिटिशर्स, अब समझिए, ब्रिटिशर्स पहले करने क्या आए थे, ट्रेड ही तो करने आए थे। जितने भी यूरोपियंस पावर थी, चाहे वो पोर्चुगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, सारे के सारे यहां पे करने क्या आए थे, ट्रेड करने आए थे ना। तो ट्रेड की मोनोपोली उन्हें फ्री में मिल रही है। अब देखिए, कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, कोई परमिशन का चक्कर नहीं है, फ्री में मोनोपोली दी जा रही है, और दूसरा भी कोई नहीं आ पाएगा। मोनोपोली तो यही होती है। तो इसीलिए यहां पे कलकत्ता के ब्रिटिशर्स जो हैं यहां पे एग्री हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी डील है, ये तो पहली वाली से भी बहुत अच्छी डील है। तो वो कलकत्ता के ब्रिटिशर्स मैसेज पास करते हैं बॉम्बे काउंसिल को कि आप जो है रघुनाथ राव को 2500 सैनिक मत भेजिएगा, क्योंकि 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 यहां पे ये हमारी डील हुई है नाना फडणवीस के पास कि जैसे ही वो वहां पे पोस्ट एक्वायर करेंगे या लेंगे, उसी टाइम पे आपकी ट्रेड मोनोपोली साइन कर दी जाएगी, मोदी जी की तरह, जैसे पहली कलम से जो है किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही वादा इन्होंने यहां पे किया। लेकिन यहां पे अचंभे की बात जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि बॉम्बे काउंसिल जो है कलकत्ता के ब्रिटिशर्स को भी मना कर देती है कि नहीं, थाने और बसीन की जो जागीर आप बोल सकते हैं, या जो एरिया जो है, ये हमें फ्री में मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपनी फैक्ट्री सेटअप यहां पे कर सकते हैं, हम अपना रूल यहां पे कर सकते हैं, हम यहां से टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इस डील के अंदर देखी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे क्या किया कि ये वाली डील को एग्री कर दिया। तो अब आगे चल के आप देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो यहां पे नाना फडणवीस जो थे बहुत ज्यादा नाराज हुए। फडणवीस नाना फडणवीस जो है यहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और गुस्से के अंदर आके ये क्या करते हैं, वही जो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा नहीं लगा, ये अदर कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, यहां पे इनवाइट करते हैं टू ट्रेड इन इंडिया, व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, ये इनवाइट कर लेते हैं। ये नाना फडणवीस करते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, ब्रिटिशर्स का ट्रेड मुश्किल में आ जाता है। ब्रिटिशर्स का ट्रेड जो है मुश्किल में आ जाता है, और जिसके कारण आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या,
एंग्लो मराठा वार। तो इस सिचुएशन में जो है एंग्लो मराठा वार हुए थे। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन रही थी जिसके कारण कि एंग्लो मराठा वार हुए। राइट, तो आई होप कि यहां तक आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।